नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पहले चरण की वोटिंग होने में अब 72 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन जिस तरह की हताशा, निराशा, डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है, वो आपको किसी और पार्टी में नजर नहीं आएगा। और खुद मैदान में उतरे हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो 140 करोड़ से भी ज्यादा की जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो उनके प्रधानमंत्री हैं। वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो एक पार्टी के प्रचारक भर नहीं है, बल्कि इस देश का नेतृत्व करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व उनके हाथ में है। वो बिल्कुल गली मोहल्ले के जैसे छुटभइये नेता होते हैं। मैं लफ्ज कुछ और इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन यहां थोड़ी सी मर्यादा मैं रख रही हूं, क्योंकि उनको तो मर्यादा रखना आता नहीं है। इसलिए मैं यहां पर मर्यादा रख रही हूं उनके पद की, कि छुटभइये जो गली मोहल्ले के जो नेता होते हैं, वो अब उस तरह की भाषा पर वो उतर आए हैं। उन्होंने अल्फाज का ये इस्तेमाल किया, इस भाषा का इस्तेमाल किया है कि कनपट्टी पर कट्टा रख के जो आरजेडी है उसने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रख के उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का जो है वो उम्मीदवार एक तरह से घोषित किया है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखा था। ये कौन कह रहा है, ये भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि प्रचार मंत्री की भूमिका में आपको नजर आते हैं, जो कि एक पार्टी के सिर्फ प्रचारक के रूप में आपको दिखते हैं। दूसरी बात, उनका डेस्परेशन आपको हर सभा में नजर आ जाएगा। वो 370 की बात कर रहे हैं, वो फोर्स कर रहे हैं बिहार के लोगों को, जिनका 370 से कोई लेना देना नहीं है, कि देखिए मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया नहीं किया। उनके मुंह में वो अपने शब्द डाल रहे हैं और फिर भी उस तरह का रिस्पॉन्स उनको जनता से नहीं मिल रहा है। जब ये भी काफी नहीं हुआ तो वो फिर आ गए ऑपरेशन सिंदूर पर। और ऑपरेशन सिंदूर पर जहां हर तमाम देश के तमाम जनता ने, तमाम अक्रॉस पार्टी ने अपने तमाम मतभेद मनभेद भुलाकर वो देश के साथ खड़े रहे। आपने ये सब देखा। वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हैं वो दरअसल पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं। जब आप सब लोग गर्व महसूस कर रहे थे, तब वहां पर हताशा और निराशा थी। पटाखे और बम वहां फूट रहे थे, लेकिन मातम एक तरह से उनके कहने का सार ये था कि वो यहां पर मन रहा था, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान परस्त है। ये किसका कहना है? ये कहना है देश के प्रधानमंत्री का, जो कि बीजेपी के एक नेता की तरह अभी तमाम प्रचार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। डेस्परेशन को आप ये समझिए, हार सामने दिख रही है, इसलिए हताशा इतनी बढ़ गई है कि अब हर सीमा को वो लांघते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार को पूरी तरीके से तस्वीर से गायब कर दिया गया है। रोड शो हुआ, रोड शो में प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ, बिहार की जो जनता है वो पूरी तरह से त्रस्त नजर आई, क्योंकि तमाम रोड्स और तमाम चीजें ब्लॉक की गई थी। लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ा और वो सवाल पूछते हुए नजर आए मोदी से। और आप ये देखिए तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देखेंगे आपको नीतीश कुमार नहीं नजर आएंगे। अब तक आपको इस तरह के रोड शो में साइड एक्टर की भूमिका में ही सही आपको नीतीश कुमार नजर आते थे, लेकिन अब मेन कैरेक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं लल्लन सिंह। आपको ये पता ही है कि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि पूरी तरीके से पार्टी लल्लन सिंह के कंट्रोल में, क्योंकि लल्लन सिंह बीजेपी के कंट्रोल में है और वो बीजेपी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को तस्वीर से पूरी तरीके से गायब कर दिया है। लल्लन सिंह ये भी भाषा इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश कुमार के, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल की बैठक तय करेगी। यही बात तो अमित शाह ने भी कही थी, यही बात तो बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है, और यही बात अब लल्लन सिंह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि बिहार की जनता ये सोचे, जो नीतीश कुमार को वोट करने का प्लान कर रहे हैं या उनके बारे में सोच रहे हैं कि पार्टी उनके कंट्रोल से पूरी तरीके से चली गई है। जेडीयू को वोट करना मतलब बीजेपी को वोट करना। मैं आपको 2 बाइट्स यहां पर सुनवाने जा रही हूं। वो कट्टे वाली भाषा एक बार आप सुन लीजिए। हो सकता है आपको मेरे शब्दों पर यकीन ना हो, आप खुद अपने कानों से आप सुन लीजिए कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपके और हमारे प्रधानमंत्री। सुनिए आप। साथियों, आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, और जैसा ही मैं बोलूंगा आप हर एक को लगेगा
कि आपका मोदी सच बता रहा है। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? हर गली मोहल्ले में कट्टा चलता था कि नहीं चलता था? आए दिन कट्टे का खेल होता था कि नहीं होता था? जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के में बंटवारे का दाग लगा दिया। हालत तो ये थी, किसी कर्मचारी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान हो जाता था। ये दिल्ली में बैठे एयर कंडीशन कमरे वालों को समझ नहीं आएगा। अगर बिहार में किसी का वेतन बढ़ता था तो वो परेशान हो जाता था। क्यों? क्योंकि ज्यादा वेतन का मतलब था आरजेडी को ज्यादा रंगदारी देना। उस दौर में स्कूल वीरान हो गए क्योंकि अध्यापकों के, उनके परिवारों के अपहरण होने लगे। माताएं बहनें जब तक रात शाम को ऑफिस का, स्कूल का समय पूरा होने के बाद वो दरवाजे के बाहर टिकटिकी नजर से देख रही थी, इंतजार करती थी कि मेरा बेटा बेटी सुखरूप शाम को घर लौट आए। जंगल राज के उस दौर में 10-20 नहीं, करीब करीब 37,000, 37,000 अपहरण हुए थे। साथियों, नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला। अब बताइए साथियों, क्या आप, मैं नौजवानों आपसे पूछता हूं, मैं माताओं बहनों से पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या जंगल राज को फिर से बिहार में लौटने देंगे? क्या जंगल राज को बिहार में आने देंगे? क्या आप कट्टा, दूनाली और रंगदारी के उस दौर को फिर से लौटने देंगे? तो आपने सुन लिया। हालांकि उसमें ये बात उन्होंने कही है कि आरजेडी ने कनपट्टी पर कट्टा रखे कांग्रेस के और अपने नाम की घोषणा तेजस्वी ने करवाई है, ये बात उन्होंने कही है। मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ, लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। साथियों, आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है।
तो आपने ये प्रधानमंत्री को आपने सुन लिया और आपने ये भी सुन लिया किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर पुटअव्वल उनका हुआ पड़ा है, नीतीश कुमार तस्वीर से गायब है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में सर पुटअव्वल हो रहा है। और अब वो जंगल राज की याद दिला रहे हैं। देखिए कैसे जेडीयू के नेता जो है वो ललन सिंह, अनंत सिंह के जिस तरह से आपको पता ही है कि उनको जैसे गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना होगा। ये बाकायदा तौर पर वो एक पब्लिक रैली में ललन सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे थे। सोचिए आप कि किस तरह से एक जो कुख्यात अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, उसके बारे में ललन सिंह क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनको इज्जत बख्शते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है जंगल राज, वो लालू के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। वो अपना जो अपना जंगल राज उनका चल रहा है बिहार में, उनका और नीतीश का, उसके बारे में वो एक लफ्ज भी नहीं कहते हैं। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, सुन रही है और वो जानती है और सबसे ज्यादा सजग है। इसीलिए अब से कुछ ही घंटों के बाद पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है और ये एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो सोच समझकर अपने वोट का, अपने मत का इस्तेमाल करे, क्योंकि एक बार जो सत्ता में आया वो 5 साल तक तो कम से कम रहेगा ही। चलिए मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी और उनसे चर्चा का मैं आगाज करूंगी कि इतने कम घंटे बचे हैं, बिहार का ये पूरा चुनाव किधर जा रहा है, भाषा की क्या मर्यादा को और गिरते हुए हम देखेंगे, क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है, और नीतीश कुमार आखिर है कहां, क्या पूरी मैसेजिंग कर दी गई है कि नीतीश के बगैर ही दरअसल ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। 3 मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ फराज शकीब जुड़ गए हैं और फिलहाल वो चुनावी यात्रा पर है, गाड़ी से जुड़ रहे हैं, पटना नहीं, बिहार के किसी क्षेत्र में, पूछूंगी मैं कहाँ है वो। फरा, बहुत स्वागत आपका भी। और मेरे साथ रविंद्र शिरोन भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। फरा, इफ यू कैन हियर मी क्लियरली, और अगर आपकी आवाज मेरे तक पहुंचे तो सबसे पहले मैं आपको ही शामिल कर लेती हूँ, फिर आपको फ्री कर दूंगी, कि ये सब कुछ जो हो रहा है बिहार में, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद कितने डेस्परेट हैं। यानी कि उनको ये पता चल रहा है कि उनके नाम पर सिर्फ तो वोट नहीं मिल रहा, इसीलिए वो इस तरह की भाषा पर उतर आए हैं, कट्टा और पाकिस्तान परस्त बताना आरजेडी को और इस सबको। इतने कम घंटे अब बचे हैं, बिहार के चुनाव को आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए उषा जी, मैं अभी 15 मिनट पहले मैं वहां से निकला हूँ, जो अनंत सिंह का पूरा इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, और ललन सिंह वहां अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। ललन सिंह जी का काफिला भी पीछे पीछे शायद हमारे गाड़ी के आ रहा होगा। और अभी मैंने वहां पर 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की थी। वहां पर मुझे ये बताया गया कि पहले तो चुनाव में अनंत सिंह की दावेदारी मजबूत दिख रही थी और शायद ये सीट जदयू जीत जाती, लेकिन उन लोगों का कहना है कि जब से हत्या हुई है दुलालचंद यादव की, उसके बाद ये चुनाव जातीय आधारित हो गया है, अगड़ी पिछड़ी जातियों के बीच में एक विभाजन हो गया है और संभवतः ये चुनाव उसी दिशा में जाएगा। मुझे भी जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, बीना देवी, उनके बेटे भी वोट मांगते हुए दिखाई दिए हैं रास्ते में। और खबर यह है, उन्होंने ही मुझे बताया कि ललन सिंह का भी कार्यक्रम है और ये वो पूरे मोकामा क्षेत्र में आज भ्रमण करेंगे। यानी ललन सिंह शायद उस कर्ज को उतारना चाहते हैं जो अनंत सिंह को जेल से पैरोल पे बाहर निकाल करके ललन सिंह के लिए वोटिंग कैंपेन कराया गया था लोकसभा चुनाव में। और आम लोगों का ये मानना है कि अगर अनंत सिंह को उस वक्त जेल से बाहर नहीं लाया जाता तो शायद ललन सिंह इस वक्त अपना चुनाव हार चुके होते। और इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, ललन सिंह जी उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। और इस बार जो प्रत्याशी आरजेडी ने उतारा था, उन्होंने बहुत टफ फाइट दी ललन सिंह को। आमतौर पर हर चुनाव ललन सिंह बहुत आसानी से जीत रहे थे, लेकिन इस चुनाव में जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, पहली बार उनका पलड़ा पिछले 20 सालों में भारी दिख रहा था। और बहुत मुश्किल से, इसीलिए शायद 11th आवर में ये फैसला लिया गया होगा कि अब अनंत सिंह को बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि उनके आने से
जो ललन सिंह के स्वजातीय वोटर्स हैं उनकी गोलबंदी होगी और थोड़ा उनकी दहशत या थोड़ा उनका खौफ आप कह सकती हैं कि उस वजह से थोड़ा सा वोट जो है वो मोल्ड होगा एनडीए की तरफ। तो ये तमाम चीजें हैं, ये जंगल राज नहीं है, ये सब राष्ट्रहित है। किस तरफ जाना है सर? दूसरी आजादी की लड़ाई नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं बिहार में। आगे ये स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई है, इसलिए ऐसे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को बाहर निकाला गया है, बाहर से लाके टिकट भी दिया जाता है, चुनाव कराया जाता है, तमाम चीजें हैं। ये मुझे बताइए, लेकिन ये जो नीतीश कुमार को तस्वीर से पूरा गायब कर दिया गया है, रोड शो में वो नजर नहीं आए, ऐसा पहली बार हो रहा होगा, और ललन सिंह को मेन फ्रेम में रखा जा रहा है, इसका असर कितना होता हुआ आप ये देख रहे हैं? पहले चंद सेकंड में वो चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही होती है, जब घोषणा पत्र जारी होता है, वो अपने अपने ट्विटर हैंडल से वो अपनी वीडियो जारी करते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बीजेपी अलग लड़ रही है और नीतीश कुमार बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार को अलग थलग कर दिया गया है, उनकी बात हो रही है लेकिन वो तस्वीर में नहीं है। देखिए, कल भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि रोड शो में जदयू के प्रतिनिधि के तौर पर ललन सिंह को प्रोजेक्ट करना प्रधानमंत्री के साथ, ये शायद नीतीश कुमार की उस रणनीति का हिस्सा है जो अब नीतीश कुमार इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने वोटर्स को वो मैसेजिंग करना चाहते हैं। और कल नीतीश जी की रैली बेगूसराय में बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा में लोजपा आर के प्रत्याशी के पक्ष में नीतीश जी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। बजाहिर वो लोजपा आर के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ना तो एक बार भी उस प्रत्याशी का नाम लिया, ना तो लोजपा आर के सिंबल पे वोट देने की बात कही, बल्कि अंतिम में जब वो अपना भाषण समाप्त कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया एक लाइन कि अरे जो अपना वाला है उसको जिता लीजिए, सब लोग मिलजुल करके उसको जिता लीजिए, अपना वाला जो है उसको जिता लीजिए। मैं उस अपने वाले को डिकोड करता हूं तो वहां से जो जदयू के जो बागी उम्मीदवार हैं जिनको जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और चूंकि सीट साहेबपुर कमाल विधानसभा की सीट जो लोजपा के खाते में चली गई और वो चुनाव लड़ने से जदयू के सिंबल पर वो चुनाव लड़ने से वंचित हो गए, तो उसके बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया है और वो इस वक्त लोजपा आर के उम्मीदवार पर भारी पड़ते हुए हर तरह से दिखाई दे रहे हैं, जो जदयू से अलग हट करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां साहेबपुर कमाल विधानसभा की जो लड़ाई है वो आरजेडी बनाम जेडीयू है, उसी बाइनरी पे है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी ने एक तरह से ये इशारा दिया है कि अपने वाले को जिता लीजिए, मतलब अमर सिंह को जिता लीजिए जो निर्दलीय प्रत्याशी है। अपने वोटर्स को उन्होंने ये कहा है कि जो अपना वाला है उसको जिता लीजिए, मतलब हो सकता है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत जाए और फिर वो वापस जदयू में शामिल हो जाए। तो ये एक अंदर खाने जो मैसेज चल रही है एनडीए खेमे में, वो लगातार सांकेतिक रूप से अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें या जो घटनाएं घट रही है उसको अगर हम राजनीतिक भाषा में डिकोड करने की कोशिश करें तो अंदर खाने बहुत कुछ खेल चल रहा है। और हम लोग जिस तरह से घूम रहे हैं, फील्ड में है, कल हम लोग राघोपुर में थे, आज हम लोग हरनौत जो नीतीश जी का पॉलिटिकल डेब्यू जहां से नीतीश जी ने किया था, आज हम लोग उस इलाके में गए थे। वहां से भी जो हम लोगों के पास जो फीडबैक है, तो वहां पर तो लोगों ने कहा कि नीतीश जी को वोट देंगे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल हम लोगों को जो बिहार से जो खबरें मिल रही हैं उसमें ये है कि महागठबंधन को एज है। और अभी हम लोग थोड़ी देर में जो बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, मतलब सम्राट चौधरी के अलावा जो एक और उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाके में है, लखीसराय के इलाके में, यहाँ से भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे और हम बताएंगे जनता को, डीपी लाइव के दर्शकों को बस मैं एक दो सवाल और आपसे पूछ लूं, फिर मैं दोनों और गेस्ट के पास जाऊंगी और आपको मैं फ्री कर दूंगी कि बहुत घंटे बचे हैं। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग हो रही है, आप जमीन पर क्या देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है महागठबंधन को एज है? और दूसरा सवाल, एक ही सवाल में आप जवाब दे दीजिएगा कि प्रधानमंत्री के इस तरह के जो भाषण वो दे रहे हैं कट्टे वाले, और जिस तरह से वो व्याख्या कर रहे हैं तमाम चीजों की, और आरजेडी और इनको पाकिस्तान परस्त जो बता रहे हैं, डेस्परेशन तो उनका दिख रहा है, हताशा और निराशा दिख रही है, इसका कोई असर आप जमीन पर देख रहे हैं? क्योंकि उनको ये लगता है ऐसा करके वो तालियां बटोर सकते हैं, वो एक तरह से गली मोहल्ले के जो नेता होते हैं छुटभइये, बिल्कुल उसी की तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, वो कांग्रेस को एंटी नेशनल बताना या अपने तमाम विपक्षी पार्टियों को विरोधी बताना, मतलब देशद्रोही बताना, पाकिस्तान परस्त बताना, ये
नरेंद्र मोदी जी का कोई नया नया नहीं है, ये पिछले 12 सालों से वो यही कर रहे हैं कि बंगाल में जब वो जाते हैं तो टीएमसी को वो पाकिस्तान प्रस्त बताते हैं, बिहार में वो आरजेडी को और कांग्रेस को पाकिस्तान प्रस्त बताते हैं। इसी बिहार विधानसभा चुनाव में अमित शाह साहब का बयान है कि अगर भाजपा बिहार विधानसभा का चुनाव हारेगी तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। तो इसको लेकर के जनता के ऊपर, जनता इसको इस तरह से रिसीव नहीं करती है। जनता ने उनकी एक आदत समझ लिया है इसको, और जनता को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जनता अभी इस चुनाव में, मुझे लग रहा है कई कई सालों के बाद इस चुनाव में जनता का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और पलायन है, और जो युवा वर्ग है वो ये चाहता है कि उसको रोजगार मिले, उसका पलायन रुके। ये रोजगार और पलायन का जो मुद्दा तेजस्वी यादव ने सेट किया है बिहार चुनाव में, वो काम कर रहा है, और उनको इसी पिच पर आकर के महागठबंधन के का जो नैरेटिव है उसका जवाब देना पड़ रहा है। अब चूंकि उनके पास जवाब नहीं है, कोई ठोस जवाब नहीं है, और अगर वो जवाब देते हैं तो फिर उन 20 सालों का पहले उनको हिसाब देना होगा कि वो पलायन क्यों नहीं रोक पाए, रोजगार क्यों नहीं दे पाए। अब वो उनके पास कुछ नया बताने के लिए नहीं है, इसलिए वो ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं। कट्टा और कुसंस्कार, और कट्टा से वो कृपान को भी जोड़ते हैं। कृपान, जबकि हम लोग जानते हैं कि एक पंथ विशेष, एक धर्म विशेष की आस्था से जुड़ा हुआ एक कृष्ण है कृपान, उसकी भी वो तौहीन करते हैं। तो और उसके बाद वो शाम को जो है पटना साहिब गुरुद्वारा भी पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये उनकी बातों और उनके आचरण का विरोधाभास है। तो जनता इसको इस तरह से लेती है, और बिहार की जनता के सामने इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार और पलायन का है। और रोजगार और पलायन के अलावा ना तो जनता को हिंदू मुसलमान से कोई मतलब है, ना तो जनता को इनकी भाषण से कोई मतलब है। जनता को चाहिए कि बिहार में अच्छी सुविधाएं मिले, और वो तेजस्वी ने उस ट्रस्ट को अपने लिए डेवलप किया है। तेजस्वी उस विश्वास जी को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो रहे हैं, युवाओं का वो भरोसा जीतने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तेजस्वी बार बार ये कह रहे हैं कि आप एक बार हमको मौका दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपका पलायन रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक और है। तमाम जो महिलाओं की उन्होंने घोषणा की है उसका असर दिख रहा है। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फराह आपका जुड़ने के लिए। मैं आपको फ्री करूंगी। मुझे पता है कि ठीक आप है। ग्राउंड पर हैं, तो आप जी मेरी जी तरफ से फ्री हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मैं दूसरे अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं और रविंद्र जी हैं मेरे साथ। सिद्धार्थ जी, आपके पास मैं आऊं। सिद्धार्थ जी, मैं बार बार बता देती हूँ दर्शकों को कि वो बिहार से की पृष्ठभूमि से आते हैं, बिहार के ही हैं, रहते कहीं और हैं लेकिन बिहार से आते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छी बिहार की राजनीति की पूरी अच्छी समझ है। ये मुझे बताइए कि अभी जो पलायन और सबकी जो ये बात कर रहे थे, मैं पीयूष गोयल का मैं सुन रही थी उनका बयान, और एक टीवी चैनल पर वो गए हुए थे। वो कह रहे थे कि दूसरी जगहों पर तो मजदूर मिलने बंद हो गए हैं क्योंकि कारोबार इतना मिलने लगा है बिहार के अंदर कि पलायन अब कोई समस्या नहीं है। ये जो सब्जबाग दिखाते हैं, और जिस तरह से एक बाइट है अमित शाह की जिसमें वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जीविका दीदियों को पहले क्या मिलता था और अब क्या मिल रहा है, और 4 अलग अलग बार वो अलग अलग कोट करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को इतना ही मूर्ख क्या समझा है भारतीय जनता पार्टी ने? और तीसरी मेरा सवाल ये आपसे कि चंद घंटे बचे हैं, सिद्धार्थ जी आप भी ग्राउंड से रिपोर्ट ले रहे हैं, आपके भी वहां लोग हैं जिनसे आप बात करते रहते हैं, मुझे बताइए क्या देख रहे हैं फिलहाल आप, क्योंकि लोगों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री की वो भाषा, उसका गिरता हुआ वो स्तर, वो डेस्परेशन, वो हताशा, निराशा, और चंद घंटे बचना, और दूसरी तरफ मुद्दों की एक तरह से लड़ाई। जी। अगर भाजपा ये कहती है कि बिहार से पलायन रुक गया है, अब बिहार में श्रम उनको मिलता नहीं है, तो फिर वही भाजपा सरकार शेखी क्यों बगारती है कि हमने 12,000 ट्रेनें बिहार के लिए खोल दी। आपने अगर 12,000 ट्रेनें छठ में बिहार के लिए खोली, और एक ट्रेन की एक डिब्बे में 72 लोग बैठते हैं और एक ट्रेन में 20 डिब्बे होते हैं, तो आप एक ट्रेन में 1,500 लोग जाते हैं। आपने 12,000 ट्रेनें खोली, 1,500 आदमी, मतलब आप बीजेपी सरकार खुद मान रही है कि 2.25 करोड़ बिहारी तो बिहार से बाहर रहते हैं। कभी हमने सुना नहीं कि तमिलनाडु से इन्होंने 12,000 ट्रेनें खोली, कभी हमने सुना नहीं कि गुजरात से इन्होंने 12,000 ट्रेनें खोली, बिहार से ही खोली। इसका मतलब बिहार से पलायन है, ये भाजपा मान रही है। पीयूष गोयल जी कुछ भी उसको कहने की कोशिश करें। और दूसरा, जिस समय फरहा जी कह रहे थे और उससे पहले आपने जब प्रधान जी का भाषण सुनाया, तो वो देख के लग रहा था कि थोड़ी बहुत प्रधान जी के अंदर खीज है, खीज तो आ गई है। तो सामान्य भाषा में कहा जाता है, अब आपने हमको कह दिया कि हम बिहार से हैं, तो सामान्य भाषा में लोग कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पर भारी।
तो होता क्या है, बिहारी क्या करता है, बिहारी ऐसा होता है, वो खिजलाने का मास्टर होता है, किसी को इतना खिजला देता है कि आज एक फकीर भी कट्टे की बात करने लगा। महाराज आप फकीर हैं, आपको कट्टे से क्या लेना देना, आप अपने आप को फकीर कहते हैं, आपके मुंह से कट्टा निकलवा दिया ना बिहारी ने। तो ये जो एक बिहारी 100 पर भारी, असल में वो थोड़ा सा वो मैं ढंग से समझा देता हूं। एक बिहारी जो होता है ना, बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। बहुत सिंपल सी चीज मैं समझा रहा हूं। हर बिहार में गरीबी हो सकती है, बिहार में दूसरी समस्याएं हो सकती है, लेकिन बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। वो समझदारी क्यों है? क्योंकि उसी बिहार में आप अगर पौराणिक चरित्रों को ले तो माता सीता उसी बिहार की थी, गौतम बुद्ध उसी बिहार के थे, महावीर उसी बिहार के थे, चंद्रगुप्त मौर्य उसी बिहार के थे, अशोक उसी बिहार के थे, चाणक्य उसी बिहार के थे, गांधी उसी बिहार में अपनी चंपारण शुरू किया, कर्पूरी ठाकुर उसी बिहार के थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद उसी बिहार के थे, जयप्रकाश नारायण उसी बिहार के थे। तो जिस बिहार में इतना सारा डीएनए है समझदारी का, तो बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। अब जब समझदार हो जाता है बिहारी, तो वो किसी को भी खिजला देता है। बिहारी में कहा जाता है आप बहुत ज्यादा खींच गया कोई, तो उसको कहते हैं खिजलाना। तो बिहारियों ने आज इतना खिजलाया कि भारत के प्रधान जी जो खुद को फकीर कहते हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई फकीर कट्टा वट्टा की बात करे। अब कट्टे की बात अगर फकीर के मुंह से उसने निकलवा दी, इसका मतलब ही है कि बिहारियों ने, पूरे बिहार ने, बिहार की राजनीति ने भारत के प्रधान जी को और पूरे बीजेपी इकोसिस्टम को अंदर से हिला दिया है। अब वो खिजलाहट उनकी बाहर आ रही है। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में आरजेडी ने उनका समर्थन नहीं किया था, तो उनके सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में स्पेन, ग्रीस और रशिया जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में आरजेडी के एमपी प्रेमचंद गुप्ता जी जो पहले केंद्रीय मंत्री रहे थे, वो कैसे थे भाई? अगर आरजेडी मोदी जी के विदेशी प्रतिनिधि मंडल में स्पेन, रशिया और ग्रीस में जाके भारत की बात रख रहे थे, तो आरजेडी इनका ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कैसे कर रही है? दूसरी बात यह कि ये जब कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, तो बिहार में अगर जंगल राज था, तो बिहार में जंगल राज है तो आज मंगल राज है क्या? जिस मोकामा में आप ही के प्रत्याशी, जो मोकामा में जो प्रत्याशी को इन्होंने अरेस्ट किया है, अनंत सिंह नाम के व्यक्ति को, जो प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी तो भाजपा समर्थक, भाजपा के एनडीए के ही प्रत्याशी हैं। तो भाजपा खुद आज मान रही है कि उनके खुद प्रत्याशी अगर अपराध में लिप्त हैं, हत्या के अपराध में, उन्हीं की पुलिस उनको पकड़ रही है। फिर से मैं बोल रहा हूं, मोकामा में एक हत्या हुई, पुलिस किसकी है बिहार में? या तो आप मान के चल सकते हैं कि बिहार सरकार की है, तो नीतीश कुमार की है, तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं। या तो आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, चुनाव घोषित हो गया है, अब तो केंद्रीय स्तर पर है, इसका मतलब केंद्रीय मंत्री गृह मंत्रालय के पास है, मतलब अमित शाह जी के पास है। तो दोनों ही तरफ से बिहार की आज जो पुलिस है वो बीजेपी के कंट्रोल में है। वो क्या करती है? परसों मोकामा में एक हत्या होती है और हत्या के बाद एनडीए के ही बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट को वो गिरफ्तार करती है, ये कह के कि हत्या में इनका नाम आया है और हत्या में प्रथम दृष्टया ये हत्या जहां हुई थी वहां पे मौका वारदात पे पाए गए हैं। तो जंगल राज तो आपके राज्य में आपकी पुलिस खुद बोल रही है। जो आपकी पुलिस खुद बोल रही है कि जंगल राज है, इतना ज्यादा जंगल राज है कि अपराधियों ने पूरी बीजेपी को और पूरे एनडीए को हाईजैक करके रखा है। आपको पता था वो अपराधी हैं, इससे पहले भी अपराध किए थे, उनको आपने टिकट दिया, तो किसने किसकी कनपट्टी पर बंदूक रखा? इसका मतलब अपराधी आपके पास है, उस अपराधी ने आपके कनपट्टी पर बंदूक रख के तो टिकट लिया और उसके बाद फिर अपराध किया। सिद्धार्थ जी, लल्लन सिंह जो है वो उनके लिए मांग रहे हैं, लल्लन सिंह उनके लिए वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अब वो हमारे साथ नहीं है, यानी कि जेल में है, तो हम सबको अनंत सिंह बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। यानी कि अनंत सिंह जेल में है, यानी कि उसने अपराध किया है, यानी कि आपको अपराधी बनकर अब काम करना पड़ेगा, यही तो कह रहे हैं वो। यही तो जनता में क्या मैसेजिंग जा रहा है कि भाजपा खुद अपराध रोकने की तो बात दूर, भाजपा खुद अपराधियों के गिरफ्त में आ चुकी है। ये करेंगे तो यही मैसेज जाएगा ना, क्योंकि अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बिहार के चुनाव में परसों जो मोकामा में हुआ था, एक अवर्ण व्यक्ति को सवर्ण व्यक्ति ने, जिसको जो एनडीए और भाजपा का समर्थित कैंडिडेट था, उसने अगर हत्या कर दी और उसको बीजेपी की ही पुलिस ने उसको अगर अरेस्ट कर लिया और ये कह के कि हत्या के समय मौका वारदात पर वो थे, इसका मतलब तो पूरे बिहार में अब ये संदेश जाना शुरू हो गया है सारे अवर्णों में कि जो सवर्ण है। और दूसरी बात, बीजेपी जिसको टिकट दी है, बीजेपी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, उनकी 101 सीटों पर उन्होंने 49 इनको सवर्णों को टिकट दिया है। बीजेपी
49 सवर्णों को टिकट दी है, जबकि मतलब 50%, आधा से आधा के आसपास लोगों को सवर्णों को टिकट दी है, जबकि बिहार में तो केवल 10% सवर्ण है। 10% जहां पर सवर्ण है, वहां पर अगर बीजेपी 50% अपने कैंडिडेट को सवर्णों को देती है, इसका मतलब तो बीजेपी ये मान रही है कि बिहार में सवर्ण संख्या में भले कम है, प्रभाव में बहुत ज्यादा हैं और बीजेपी पर उनका पूरा कंट्रोल है। अब वैसा ही सवर्ण अगर किसी अवर्ण को हत्या करता है और उन्हीं की पुलिस उसको हत्या के जुर्म में अरेस्ट करती है, इसका मतलब तो आप बीजेपी खुद कह रही है कि सवर्ण अपराधी तत्व, सवर्ण बाहुबलियों के गिरफ्त में भाजपा पूरी तरह से जा चुकी है। अब बताइए कि बिहार की जो 90% जनता जो कि सवर्ण नहीं है, वो बीजेपी को क्यों वोट डालेगी? अब ये दिक्कत यहीं पर आ गई है। ये पूरा का पूरा जो चुनाव हुआ, भाजपा गठबंधन के अपने ही सवर्ण बाहुबली उम्मीदवार को एक अवर्ण की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, तो बिहार के 7 करोड़ मतदाताओं में अब क्या संदेश गया? यही ना कि भाजपा गठबंधन खुद आरोपियों की गिरफ्त में है, तो जंगल राज तो भाजपा के राज में साबित हो जाता है। यही दिक्कत उनको आ गई है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब जंगल राज की जो ये बात दूसरी पार्टी के बारे में कर रहे थे, वो हो सकता है भूतकाल की बात कर रहे थे, आज तो वर्तमान काल में वही खुद बीजेपी के राज में जंगल राज चल रहा है। जो कट्टा की बात कर रहे थे प्रधान जी, जो व्यक्ति की हत्या हुई थी, अवर्ण व्यक्ति की हत्या मोकामा में, उसको भी तो गोली लगी थी, तो कट्टा कौन चला रहा था? आपने अरेस्ट किसको किया? अपने ही कैंडिडेट को किया, अपने ही भाजपा समर्थित कैंडिडेट को आपने अरेस्ट किया, ये कह के कि मौका वारदात पर वो था। इसका मतलब तो कट्टा, गोली, बंदूक, ये दुनाली, ये चार नाली, ये सब तो आप चला रहे हैं। ये इसका मतलब तो यही हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब ये सब जानते हुए भी अगर भारत के प्रधान जी ने आज इस तरह का भाषण वहां पर दिया, इसका मतलब है कि अंदर काफी खीज आ गई है और इस मामले में बिहारी मास्टर होता है, बिहारी बहुत समझदार होता है। बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। वो दूसरों को ना खिजलाने का मास्टर होता है, इतना खिजला देता है ना कि सामने वाला खीज में बहुत सारी गलतियां कर देता है। इससे पहले भी 2015 में इन्होंने गलती की थी, बिहारियों के डीएनए पर सवाल कर दिया था। जवाब में 2 लाख बिहारियों ने इतना सारा खून दिल्ली भेज दिया कि लोक कल्याण मार्ग में इनको ब्लड बैंक खोलना पड़ गया था। ऐसा तो बिहारी इतना समझदारी करता है कि आपको खिजलाना, अगर किसी को, देखिए बिहारी बहुत मास्टर होता है खिजलाने में, किसी को भी ना बहुत अच्छे से खिजला देता है। उसका कारण यह है कि ये लोग अपने आप को समझते हैं बुद्धिजीवी, बिहारी अपने आप को बुद्धिजीवी नहीं समझता, वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। जो बुद्धिजीवी होता है वो अपनी बुद्धि बेच के अपना पेट भरता है, जो बुद्धिमान होता है वो अपनी बुद्धि बेचता नहीं है, उसको अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है। तो बिहारी जो है, आप लोगों ने क्या समझा है, लोगों को लगता है बिहारी मतलब सस्ता श्रम। सस्ता श्रम है, इसको गुजरात लेके चले जाओ, सस्ता श्रम है, इसको महाराष्ट्र लेके चले जाओ, सस्ता श्रम है, इनके लिए ट्रेनें खोल दो। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब बहुत आदमी श्रम करता है, जब बहुत अधिक मेहनत करता है, तो आप जो वर्जिश करते हैं तो आपका शरीर भी बनता है और आपका ब्रेन भी बनता है। कबीरदास जी भी जुलाहा थे। कोई ये गलत फहमी में बना रहे कि जो शरीर श्रम करता है वो बौद्धिक कम होता है। जितना आप शरीर में ज्यादा वर्जिश करेंगे, आपका दिमाग भी उतना ज्यादा चलने लगता है। कबीरदास जी जुलाहा थे, इसीलिए इतना अच्छा इतनी अच्छी उन्होंने दोहे, कबीर के दोहे बनाए कि 500 साल बाद भी चल रहे हैं। तो बिहारियों को इन लोगों ने जो गलत फहमी में किया, उसके चलते बिहारी ने बुद्धिमानी दिखाई। आज स्थिति यह है कि पूरे बिहार, ये जो बिहार का चुनाव है, मोकामा की घटना के बाद, मोकामा के अवर्ण व्यक्ति की सवर्ण उम्मीदवार द्वारा हत्या के बाद, ये चुनाव पूरी तरह से अब धीरे धीरे, जिस तरह से फराह साहब ने बोला, ये पोलराइज हो गया है। बिहार में जो 36% खास करके ईबीसी वर्ग है, वो अब भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि भाजपा सीधे सीधे सवर्णों की पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। सबको पता है कि भाजपा सवर्णों की पार्टी है और सवर्ण लोग अवर्ण लोगों के ऊपर रंगदारी भी कर रहे हैं, गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, गोलीबारी भी कर रहे हैं और हत्याएं भी कर रहे हैं। तो कोई भी सवर्ण अपना सुसाइड नोट क्यों लिखेगा? तो मेरे ख्याल से ये चुनाव मोटा मोटी अब ये मुझे लग रहा है कि महागठबंधन की ओर जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने अपने आप को सवर्णों का प्रतिनिधित्व करता हुआ पार्टी के रूप में क्योंकि स्थापित कर लिया है। उसने अपने आप को दिखा दिया है कि हम केवल सवर्णों को की पार्टी हैं और बिहार में केवल सवर्ण 10% हैं। तो जो 90% सवर्ण नहीं है, वो सवर्णों के साथ जाना अब संभव नहीं दिख रहा है मुझे। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और जाहिर सी बात है कि बिहार का चुनाव जो है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वोटिंग से बस कुछ ही घंटों दूर है। और ऐसे में रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट जो आप अपने
साथियों से, जो आपके पत्रकार साथी हैं जो बिहार में होंगे, उनसे जो आप बात कर रहे हैं, आपका अपना भी प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आप लोगों से बात करते हैं, क्या कह रहा है ये प्रधानमंत्री की ये भाषा, जिस तरह का जंगल राज, हत्याएं, जो सब कुछ हम देख रहे हैं? और एक मैं अखबार की कटिंग देख रही थी, उसमें था कि अनंत सिंह की सहमति से उनको गिरफ्तार किया गया है और अब लल्लन सिंह उनके फेवर में वोट मांग रहे हैं। ये तो चलिए, उस पर तो सिद्धार्थ जी ने अपनी बात को रख दिया, लेकिन फिलहाल कहाँ जाता हुआ आप बिहार का चुनाव देख रहे हैं? क्योंकि 20 साल हो गए, 20 साल के बाद क्या बदलाव की तरफ जा रहा है ये चुनाव? जी नमस्कार बुशरा जी। चुनाव किधर जा रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार किधर जा रहा है ये कहना आसान है। बिहार की जो स्थिति है, जिस तरीके से बिहार में इस बार हम लोग देख रहे हैं, 20 साल से एक हुकूमत है और वो सरकार ऐसी है कि वो लोगों से 2 मिनट बात करने में भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। अपना मैनिफेस्टो जारी करते वक्त भागने की कोशिश कर रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोटो अपॉर्चुनिटी बता रही है और उसके बाद से आज तक मुख्यमंत्री कहाँ गायब है इस बात का कोई पता ही नहीं किसी को। तो बिहार किधर जा रहा है तो सबको दिखाई दे रहा है। बिहार किस तरीके से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, कौन लोग रिमोट कंट्रोल से बिहार के सत्ता पर आसीन हैं, अब ये तो स्पष्ट हो गया है। ये जेडीयू नाम की कोई पार्टी तो है नहीं, इसका तो मर्जर हो ही गया लगभग, और जेडीयू का मर्जर हो गया तभी ये बातें लोग बोल रहे हैं कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। इससे पहले तो ये आवाज नहीं आई कभी भी, क्योंकि इस तरह की आवाज हमने तब सुनी थी जब भाजपा लोजपा है, लोजपा भाजपा है। ये बातें तो हमने पिछले चुनाव में सुनी थी और इसी वजह से नीतीश कुमार को पिछली बार वीक करने की कोशिश करी बीजेपी ने और सीटें तो घटा दी थी, लेकिन इस बार वही स्थिति लग रही है। इस बार ये स्थिति वैसी लग रही है कि बीजेपी लाख कोशिश यही कर रही है कि किसी तरीके से अपना और अपने 2-3 जो उनके साथी हैं उनके साथ वो इतना सीट्स ले ले कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार बिना जेडीयू के बना ले। और जेडीयू को तो मर्ज करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अब जेडीयू को मर्ज समझिए, चुनाव की औपचारिकता भर रह गई है, उसके बाद जेडीयू जो है वो मर्ज ही समझिए। मर्ज का मतलब है कि देखिए, एक बार क्योंकि ओबीसी चेहरे की जरूरत वहां पड़ती है और नीतीश कुमार सरीखे व्यक्ति जिसने एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने लिए तैयार की हो, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास लोगों की, उनको उनकी जरूरत, उनके चेहरे की जरूरत बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी के पास वैसा कोई नेता है नहीं जिसकी इतनी अच्छी प्रतिष्ठा हो, इतने लंबे समय से जो वहां पर संघर्ष करके मुख्यमंत्री बना हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो चाहे किसी की भी कंट्रोल में आ गए हो, वो एक अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक लंबे संघर्ष के बाद वहां पर सरकार बनाई। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो है कि नीतीश कुमार के कंट्रोल से सिचुएशन निकल गई, बात निकल गई है। आज वो कंट्रोल में नहीं है, उनकी स्थिति कैसी है कोई जानता नहीं है। और इस बिहार में अगर ये मुद्दा बड़ा नहीं बन रहा है कि उनका हेल्थ कैसा है, तो बिहार किस दिशा में जा रहा है हमको दिख रहा है। एक व्यक्ति जो जनता को फेस नहीं कर पा रहे, एक व्यक्ति जो मीडिया से बात नहीं कर पा रहे, उस व्यक्ति पर क्या जनता भरोसा करेगी? क्या उनके चेहरे पर लोग वोट डालेंगे? और सेहत की बात तो कितनी महत्वपूर्ण है, ये बात तो नरेंद्र मोदी ने हमको 2024 के चुनाव में भुवनेश्वर में बता दिया था। उन्होंने बताया था कि भाई सेहत कितनी महत्वपूर्ण है और नवीन पटनायक का स्वास्थ्य खराब है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे थोड़ा सा इस बात पर चिंता हो रही है कि इतने बड़े मुद्दे को ना तो उतनी मजबूती के साथ कांग्रेस उठा रही है, ना उतनी मजबूती के साथ आरजेडी उठा रही है। तो या तो इसका मतलब यही होगा कि भाई वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़े तो नीतीश कुमार उनके लिए अवेलेबल रहे। हो सकता है इस तरह की कोई उम्मीद उनको हो। और तो मुझे कोई कारण नहीं समझ आ रहा है कि इतना बड़ा इशू है एक व्यक्ति की सेहत को लेके, आपका मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, 20 बरस से सत्तासीन है, उसके ऊपर उतना सधा हुआ अटैक क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बात थोड़ी सी मुझे चिंता की लग रही है, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है। अब बात जिस तरह से मोकामा की जो घटना हुई है उसके बाद जातीय गोलबंदी तो वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सब लोग ये कह रहे हैं कि जातीय गोलबंदी बहुत मजबूती से हुई है। अब जातीय गोलबंदी अगर सीधे तौर पर होगी तो सब लोग जानते हैं कि स्वर्ण लोगों की संख्या तो क्या 10%, 8%, 12-15% है। बाकी जो संख्या है वो तो दलित और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की है। लेकिन बावजूद उसके क्यों ये समाज जो है चुनाव नहीं जीत पाता है और फिर बार बार उन्हीं संगठनों की सरकारें बन जाती हैं जो गिनती में केवल 10-12%, 15% है। अब इसके पीछे की कहानी हम लोग जानते हैं कि पूरा जो सिस्टम वहां पर है, अनंत सिंह हो, लल्लन सिंह हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एक बड़ा सेक्शन उसमें जुडिशरी का भी बताया जाता है, और मीडिया का तो एक बड़ा वर्ग है ही, आप जानते हैं।
वो सब वर्ग जो है पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से हम लोग मिला जुला के और ये चुनाव फिर से इस स्थिति में लेके आ जाएं कि ये जो 10-12% लोग हैं उनकी झोली में आता हुआ दिखे। और इसके लिए जो ओबीसी वंचित पिछड़ा समाज है उसमें बहुत आसानी के साथ, क्योंकि साधन संपन्न बहुत हैं, उसमें साधन संपन्न लोग हैं, तो वो उसमें सेंध लगाने में हर बार कामयाब होते हैं। अब सवाल यही है कि कितनी सेंध लगा पाएंगे। और देखिए, नीतीश कुमार के माध्यम से बीजेपी ने ये सेंध ईबीसी के नाम पर पहले भी लगाई। आज भी ओबीसी समुदाय संगठित किया था लालू यादव ने। लालू यादव के पहले, हालांकि 2 बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार लालू यादव ही ओबीसी चीफ मिनिस्टर बने, उनके पहले भी ओबीसी बने, उनके पहले दलित मुख्यमंत्री भी हुए। लेकिन जो ताकत ओबीसी समाज को, जो ताकत अकलियत को लालू यादव ने दी, उसमें सेंध लगाने में कामयाब हुई बीजेपी या नीतीश कुमार की पार्टियां एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास लोगों के नाम पर या फिर अति महादलित के नाम पर, उनमें वो सेंध लगाने में कामयाब हुई। यानी कि जो एक बड़ा आंदोलन ओबीसी समाज चलाने की कोशिश कर रहा था, उसमें सेंधमारी करने में कामयाब हुए नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार तब भी मुखौटाई थे, अपने से बड़े नेता हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन जो था, वो रिप्रेजेंटेशन तो उनका ओबीसी का था या दलित एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का था, लेकिन वो हैंडलर्स जो उनके थे वो उस दौर में भी अगड़ी जातियों के लोग ही थे और इस दौर में भी वही लोग हैं। लालू यादव एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आए निकल के, जिनकी वजह से अगड़ी जातियों को बिहार में पहली बार अपने अस्तित्व को कमजोर होने का भय हुआ। उसके पहले इतने जो मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे वो सतीश प्रसाद हो, या फिर वो भोला पासवान शास्त्री हो, वो उनके जो पूरा सिस्टम था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, उसमें किसी तरह की सेंध लगाने में वो लोग कामयाब नहीं हुए। पर लालू यादव ने इनकी बिल्कुल जो कोर थी उस पर अटैक किया और इसीलिए टूथ एंड नेल अब लालू यादव को वो लोग किसी भी तरीके से कमजोर करें या उनको हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपना जो वर्चस्व उनका है और जिस बात को रिप्रेजेंट अनंत सिंह और लल्लन सिंह जैसे लोग कर रहे हैं, वो बात उनकी कायम रहे और वो बात मजबूती के साथ वहां पर चलती है। और इसमें सहयोग वहां की ब्यूरोक्रेसी करती है और बेशर्मी से, बहुत बेशर्मी से मीडिया उसमें अपना सहयोग कर रहा है। अब एक बात बताइए, हमने तो एक से एक बड़े गुंडे के नाम यहां पर सुने। ये भाई साहब सिद्धार्थ जी बैठे हैं, बंबई में तो हमने गुंडे सुने, हमने तो कभी नहीं सुना कि बाहुबली है ये दाऊद इब्राहिम, हमने तो गुंडा ही सुना इसको हमेशा। हमने तो सुना टेररिस्ट है, गुंडा है, अंडरवर्ल्ड है, किसी भी इलाके में आप चले जाओ। लेकिन अगर वो ओबीसी समाज का व्यक्ति है तो वो क्रिमिनल है, और लेकिन अगर वो अगड़ी जातियों का है तो वो बाहुबली है। अब देखिए कितना डिस्टिंग्विश करने की जाती है, उसका भी महिमा मंडन करने की कोशिश की जाती है। और ये पूरा का पूरा काम करता है मीडिया का एक बड़ा सेक्शन, जो कि जातीय विद्वेष से भरा हुआ है, और उसकी वजह से ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है। और वही कारण है कि जो पिछड़ा समाज है, उस पिछड़े समाज में बार बार सेंधमारी जो हो जाती है या वो लोग टुकड़ों में बंट जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। हर इलाके में हम लोग देखते हैं, जहां पर भी अगर कोई क्रिमिनल है जो कि छोटी जाति का है, ओबीसी जाति का, छोटी जाति मतलब संख्या में छोटी, अगर वो ओबीसी समुदाय से, दलित समुदाय से है, तो उसको हमेशा ड्रैकोनियन तरीके से पेश किया जाता है। और अगर कोई अनंत सिंह जैसा है तो उसको बना के उसका महिमा मंडन किया जाता है। भाई, अरे एक आदमी को मार दी है, और इससे बड़ा बेशर्मी की बात क्या होगी कि डीजीपी आज भी उस पद पे बैठा हुआ है, ज्ञानेश कुमार सो रहे हैं बिल्कुल आज भी। और रविंद्र जी, आप ये देखिए कि जो इस तरह से इंटरव्यू किए जाते हैं उसके, अनंत सिंह के, किस तरह से उसको ग्लैमराइज, रोमांटिसाइज और न जाने क्या क्या किया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का कोई कैरेक्टर है, उसके इंटरव्यूज इस तरह से किए जाते हैं। और कोई एक ढंग का पत्रकार अगर इंटरव्यू कर ले तो उसे कैसे चंद मिनटों में ही भगा दिया जाता है, वो भी हमने देखा है। ये मीडिया नहीं है, ये तो दरअसल बिल्कुल देखते ना भाई, वासु ने इंटरव्यू किया, हमारे श्रीनिवासन ज्यादा नाम श्रीनिवासन जैन ने, बिल्कुल हमारे पूर्व सहयोगी, उन्होंने इंटरव्यू किया। क्या मिनट, 3 मिनट इंटरव्यू चला, 4 मिनट चला। तो सवाल झेल नहीं पाते हो यार, आप अनपढ़ों की तरह व्यवहार करते हो और लोग आपकी रील बना बना के बेचते हैं, उनको जर्नलिज्म कहते हैं। इस तरह के लोग वहां पर इंटरव्यू करने जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, महिमा मंडन कैसे लोग कर रहे हैं। देखिए,
एक पत्रकार से पाला पड़ा और उसी में ढीले पड़ गए आप, उसी में आप सवालों के जवाब नहीं दे पाए। पीछे से कैसे देख रहा था कि लोग उनको परेशान कर रहे थे श्रीनिवासन को कि तुम सवाल मत पूछो। ये तो वहां पर हालात हैं, और उन हालातों पर दिल्ली में जो मीडिया बैठा है वो बेशर्मी से चुप्पी साध के बैठा हुआ है। उनको इस बात की शर्म नहीं है कि मीडिया का काम क्या होता है, वो काम अपना कम से कम ठीक तरीके से कर लें। नहीं तो इस देश में आप बताइए, इतना मजबूत मीडिया है, जिस मीडिया एक दौर में जिस मीडिया ने जेसिका लाल हत्याकांड में उन बड़े लोगों को सजा दिलवाई, प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड हो, कितने बड़े बड़े मसले को एक जमाने में हम लोगों ने, मीडिया के लोगों ने यहाँ पर उन मुद्दों को उठाया, और उन बाहुबली या जो भी कहिए वो जो बड़े लोग थे, पैसे वाले थे, रसूखदार लोग थे, उनको जेल के पीछे भेजा। अगर मीडिया ना होता तो आप बताइए कभी ये मनु शर्मा जेल जाते क्या? मीडिया ना होता तो क्या प्रियदर्शनी मट्टू को मिलता कभी इंसाफ? ये तमाम जो चीजें थी वो मीडिया की बदौलत। लेकिन आज हालत क्या हो गई है, आज मीडिया जिस तरीके से इन लोगों के पैरों में लौट रहा है, उससे ज्यादा नुकसान बिहार का और कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर से प्रधानमंत्री वहां जाकर कह देते हैं कि रील बनाओ और रोजगार पाओ, और उससे भी बेशर्मी का जो बयान पीयूष गोयल ने दिया कि वहां पर तो कोई पलायन है ही नहीं। अरे भैया, पलायन नहीं है तो ये शौचालयों में बैठ बैठ कर कौन जा रहे हैं? ये क्यों बिहार को बदनाम कर रहे हैं लोग जो शौचालय में बैठ बैठ के 12-12, 15-15 घंटे की सफर करके मुश्किल से पहुंचते हैं वहां पर छठ के पर्व पे या दिवाली मनाने के लिए? कौन लोग हैं ये? तो इतने इस तरह के बयान वहां पर दिए जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी मीडिया जो है उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। वो आज भी उनको ग्लैमराइज करने की कोशिश करती है कि भैया बहुत महान काम करके आए हैं और परमवीर चक्र मिलना चाहिए इन लोगों को जो इस तरह के गुंडागर्दी में लिप्त हैं। एक किस तरह का देखिए माहौल बनाया जाता है, किस तरह का डिस्कशन किया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि दुलारचंद यादव तो गैंगस्टर थे। अरे तो गैंगस्टर को गोली मारने का अधिकार किसने दिया? वो तो पुलिस करेगी ना वो काम। गैंगस्टर है, वो डाकू है, गुंडा है। इसके पहले कितने सारे लोग यहां पर हुए हैं, एक से एक गुंडे। हमने तो देखा बिहार के बिहेड़ों ने सरेंडर किया था अर्जुन सिंह के सामने, किसको याद नहीं है वो बात? कितने बड़े बड़े डकैतों ने सरेंडर किया था, लेकिन वो कानून के सामने सरेंडर किया था, पुलिस के सामने सरेंडर किया था। अगर कोई तो पुलिस और डाकुओं के मुठभेड़ में एनकाउंटर होते थे, अगर कोई गुंडों के साथ एनकाउंटर होता है तो पुलिस के साथ होता है। पुलिस अगर आपस में कभी, ये गुंडे अगर आपस में लड़ते हैं तो वो तो क्रिमिनल एक्ट ही तो माना जाएगा ना, अगर दुलारचंद यादव कितना भी हो, लेकिन कानून तो उसके ऊपर भी लागू होगा भाई। अगर गुंडों की वजह से, अगर गुंडों को मारने का कानून होता तो ये जेल क्यों भरे पड़े हैं हमारे? इन जेल में जो लोग बैठे हैं क्यों नहीं कोई गोली मारता? क्यों नहीं मारता? क्योंकि कानून का पालन करना है, हम कानून की सब। जी बिल्कुल रविंद्र जी, आपको यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि 2 सवाल है, वक्त की कमी है, जो आप दोनों से पूछना चाहती हूँ बहुत संक्षेप में। पहले सिद्धार्थ जी, फिर आपके पास मैं आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी, बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है, अगर आप 30 सेकंड या 1 मिनट में आप ये बता सकें कि चुनाव आयोग की भूमिका अब कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि 6 तारीख को पहले चरण का वोटिंग होने जा रही है। ये सब कुछ ठीक है जो किया जा रहा है, जो रैलियों में किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, अटकाया जा रहा है, मुद्दों की बात उधर की जा रही है, सब कुछ सारी चीजें ठीक है, वो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिहार की जनता वहां फिजिकली वो मौजूद रह के उन रैलियों में देख रही है और सब कुछ जान रही है। मेरा सवाल, चुनाव आयोग की का जो मैनेजमेंट है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? और फिर रविंद्र जी, सेम सवाल आपसे भी, कि फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जी सिद्धार्थ जी, आवाज खोले सिद्धार्थ जी की। जी सिद्धार्थ जी, अनम्यूट कर लें। हाँ, मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने अपना पूरा का पूरा अपने जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ दिया है भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका पे। न्यायपालिका ने भी वो ठीकरा अपने सिर पे ले लिया है, क्योंकि 6 तारीख को चुनाव है, उससे पहले एसआईआर के मामले में शायद सुप्रीम कोर्ट में इसका हियरिंग भी है। होगा ये कि अगर इन्होंने एसआईआर में बहुत ज्यादा नाम इन्होंने काट दिए हैं जो कि पिछले बार वोट किए थे, तो 6 तारीख को हम एक अजीब स्थिति देखने वाले हैं इस देश में, जिस दिन वोटिंग के दिन हजारों बूथ पर, हजारों जगहों पर, कुल मिला के बिहार में 91,000 बूथ है। मान लीजिए आधे बजे पर इस 6 तारीख को वोटिंग होगी तो 51,000 बूथ पर वोटिंग होगी। हर बूथ के बाहर मान लीजिए 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग अपना अपना पुराना वोटिंग कार्ड लेके खड़े रहे कि हम तो वोट देना चाह रहे थे, हम तो पिछले बार वोट किए थे, इस बार हम वोट नहीं दे पा रहे हैं। तो कितनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। बिहार में ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत हो जाती है। यहाँ सोचिए कि हर बूथ के बाहर 50 लोग खड़े रहेंगे तो कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा। दुनिया भर का मीडिया बिहार में उतरा रहेगा, उसके सामने क्या फजीहत होने वाली है वो लोग बताएंगे
कि भारत में एक जगह चुनाव हो रहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, और लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, और उस समय चुनाव आयोग हाथ धो के निकल जाएगा, वो कहेगा हम क्या करें, न्यायपालिका में तो था, न्यायपालिका को ठीक कर देना था। तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग से ज्यादा इसमें अब न्यायपालिका की साख लग गई है दांव पर। न्यायपालिका को यह सोचना पड़ेगा कल जब इसका अंतिम सुनवाई करेंगे कि अगर थोड़ी सी भी गलती रह गई, और अगर चुनाव के दिन हजारों लाखों लोग सड़क पे खड़े हो गए पिछले बार का अपना वोटर कार्ड लेके कि हम तो पिछले बार वोट किए थे, इस बार हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उस दिन भारत की, दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र की भी फजीहत होगी। पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ा होने की संभावना है, और उस समय चुनाव आयोग बोलेगा कि हम तो कुछ नहीं किए भाई, हम तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने रोक देना था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा ठीकरा फूटेगा। मेरे ख्याल से भारत की न्यायपालिका को बहुत गंभीरता से इसका हियरिंग करते समय, अगली सुनवाई करते समय इस चीज को संज्ञान में ले लेना चाहिए, नहीं तो काफी बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या, अनावश्यक समस्या खड़े होने की संभावना है। ओके, रविंद्र जी, लास्ट आपका कमेंट कि चुनाव आयोग की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं, और क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जितना अच्छा चुनाव मैनेज कर लेता है वही जीतता है, जो कितने अपने सपोर्टर्स लेकर आ जाए, बूथ मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन बूथ मैनेजमेंट एक जगह है, वो तो पार्टी का है, लेकिन चुनाव आयोग जिसके ऊपर इल्जाम है कि वो तो सत्ता की पार्टी बन के काम कर रहा है, उसकी भूमिका किस तरह से आप ये देख रहे हैं? क्योंकि मैं किसी भी तरीके से ये नहीं चाहती हूँ कि जो बिहार का वोटर है वो उदासीन हो, या उसके मन में कोई मायूसी या किसी तरह की कोई चीज पैदा हो, वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले और वोट करे। लास्ट कमेंट आपका 30 सेकंड में जी। नहीं, चुनाव आयोग का काम तो उसी दिन था ना जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन से लेकर आज तक कहाँ चुनाव आयोग है? चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी कहाँ पूरी करता है भाई? जब वायलेंस अगर किसी इलाके में हो गई, आज मैं पढ़ रहा हूँ बुशरा जी, आज अभी 2 मिनट पहले का प्रेस रिलीज है, 100 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, कैश और काइंड। 100 करोड़ सीजर किया है, लीकर का, ड्रग्स का और कैश का। 100 करोड़ रुपए का कैश एंड काइंड पकड़ लिया, एक मर्डर हो गया। कहां है भाई चुनाव आयोग ने 120 जनरल ऑब्जर्वर्स, 20 पुलिस ऑब्जर्वर्स और 36 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स बिहार में उतार रखे हैं, पर उनमें से किसी को भी 40 तक की गिनती नहीं आती है। उनमें से कोई नहीं गिन पाया कि अनंत सिंह कितनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अब ये इस तरह का काम हो रहा है, तो कौन सा चुनाव आयोग की बात करेंगे हम लोग? चुनाव आयोग को जहां काम करने की जरूरत थी वहां चुनाव आयोग फेल है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक पार्टी किसी तरीके से चुनाव जीते, एक गठबंधन चुनाव जीते, उसके लिए काम कर रहा है। अब ये तो बिहार के लोग जाने वो क्या करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपने बहुत सही बात यहाँ पर कही है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, बिहार की जनता क्या करने जा रही है ये हमें अंदाजा पहले चरण में होगा 6 तारीख को, कि जब जनता जो है कितनी तादाद में निकलती है, वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। रविंद्र जी आपका।